क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स व्हिच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव्स। तो एक 30 बल्ब्स का लॉट है और उसमें 6 डिफेक्टिव है। ये इन टोटल देयर आर 30 बल्ब्स एंड इन विच 6 आर डिफेक्टिव। तो 6 डिफेक्टिव है और जो 24 है वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब गुड है। A sample of 4 bulbs is drawn. 4 बल्ब्स निकाले जाते हैं। 4 bulbs are drawn. ठीक है, और ये जो बल्ब है ये विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। यहाँ पे जो x है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि x और px की टेबल बनानी है। ये x और px की टेबल। तो देखिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स क्या हो सकता है। अगर आप 4 बल्ब निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 में से 2 बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है, 4 में से 3 बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है और 4 में से चारों बल्ब भी डिफेक्टिव हो सकता है। तो जो x है उसकी ये पॉसिबल वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। P0 का क्या मतलब हुआ? P0 का मतलब हो गया कि जो 4 बल्ब्स हैं उनमें कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, 0 डिफेक्टिव। तो ऑल आर नॉट डिफेक्टिव, ये सारे के सारे इनमें से कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। तो अगर आप एक बल्ब निकालते हो विद रिप्लेसमेंट तो उसमें डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अगर हम इसमें से एक डिफेक्टिव बल्ब निकालते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/30 यानी कि 1/5। तो नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 1/5 दैट इज 4/5। अब ये विद रिप्लेसमेंट है तो P डिफेक्टिव इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इनकी प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और ये नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। तो 4 4 जा 16, 64 4 जा 256। तो ये हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 625। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 256 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, फिर P1 कैलकुलेट करना है। तो P1 का मतलब हो गया कि एक डिफेक्टिव होगा और 3 नॉट डिफेक्टिव होंगे। 1 is defective and 3 are not defective, है ना। अब 1/1 है तो इसका अरेंजमेंट, तो इसके कितने अरेंजमेंट होते हैं? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि चारों एक जैसे हैं तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, इसका सिर्फ एक अरेंजमेंट होता है। लेकिन ये जो डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव है, जब आप ये 4 बल्ब निकालोगे विद रिप्लेसमेंट तो हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव हो सकता है कि दूसरा हो सकता है कि तीसरा, मतलब इनके अरेंजमेंट भी आपको करने पड़ेंगे। तो अरेंजमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड का फैक्टोरियल। तो ये जो नॉट डिफेक्टिव है ये 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी लिखिए। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5, फिर नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 4/5, 4/5, 4/5 और ये अरेंजमेंट हो गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए तो ये 4 टाइम्स हो गया, फिर पहले जैसा 256 और नीचे भी 5 4 टाइम्स हो गया तो 625। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 256 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, अब P2 कैलकुलेट करते हैं। P2 में 2 डिफेक्टिव होंगे, तो अगर 2 डिफेक्टिव होंगे तो 2 नॉट डिफेक्टिव होंगे, ये नॉट डिफेक्टिव होगा। अब इसका अरेंजमेंट भी करेंगे क्योंकि 1/1 में अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि कौन सा बल्ब डिफेक्टिव होगा कौन सा नहीं होगा इसके अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो इसके अरेंजमेंट के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 फैक्टोरियल, इसमें डिफेक्टिव 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल और नॉट डिफेक्टिव भी 2 बार रिपीट हो रहे हैं। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज डाल दीजिए तो ये 1/5 इंटू 1/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 और ये 4 फैक्टोरियल 24/4, ये 6 आ जाएगा। तो 4 4 जा 16 6 जा 96, ये हो जाएगा 96/625। ये हो गया 96/625।
ठीक है, फिर P3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। P3 का मतलब हो जाएगा कि उसमें 3 डिफेक्टिव होंगे। तो अगर इसमें 3 बल्ब डिफेक्टिव होंगे तो P3 की वैल्यू कैलकुलेट करिए। 3 डिफेक्टिव, तो 3 डिफेक्टिव होंगे तो एक नॉट डिफेक्टिव होगा, और इसके अरेंजमेंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल का अरेंजमेंट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसमें जो डिफेक्टिव बल्ब है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसमें डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5, 1/5, 1/5, और नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 4/5 और 4 फैक्टोरियल 24/6, ये 4 आ जाएगा। तो 4 4 just 16/625। P4 का मतलब हो गया ऑल आर डिफेक्टिव, तो P4 हो जाएगा ऑल आर डिफेक्टिव, चारों डिफेक्टिव होंगे, और इसके अरेंजमेंट के लिए 4 फैक्टोरियल, ये चारों एक जैसे हैं तो 4 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दें, और डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, और ये हो जाएगा 1/625। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/625। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं। ये पूरे सैंपल स्पेस को डिनोट करता है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये पूरा सैंपल स्पेस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। तो ऐड करके देखिए, ये 256 और 256, 512, और 100 इसमें से ले लीजिए तो 612, और इसमें 12 बचेगा और 1, तो 625 आ जाएगा। तो 625 अपॉन 625 इज 1। दिस मीन्स कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये करेक्ट है। ये जो टेबल है दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये टेबल इसका आंसर होगा, और ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया कि ये प्रोबेबिलिटीज किस तरह हमने कैलकुलेट करी। तो ये जो 1/1 विद रिप्लेसमेंट का केस है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है उस पे आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा सकते हो, और इनके अरेंजमेंट के लिए टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड का फैक्टोरियल, क्योंकि ये चारों रिपीट हो रहे हैं। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये अभी जो आपका एग्जाम होगा सीबीएसई का, उसमें ये एक्सरसाइज इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये प्रोबेबिलिटी तो निकालनी पड़ेगी, उससे आपका बहुत अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा इस एक्सरसाइज में, इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इसको जरूर करिए, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। The random variable x has a probability distribution। तो ये probability distribution का एक टेबल दिया हुआ है। इसकी वैल्यू k होगी if x is equal to 0, 2k होगी if x is equal to 1, 3k होगी if x is equal to 2, और 0 होगी अदरवाइज, मतलब 2, 3, 4 जो भी कुछ होगा बाकी सबके लिए 0 होगी। इसका मतलब यही 3 केसेस हैं, बाकी के जो केसेस है उनकी प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब और कोई केस नहीं है। तो इसमें पूछा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पूछी है फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी फॉर x इज लेस देन 2, प्रोबेबिलिटी फॉर x इज लेस देन और इक्वल टू 2, एंड देन प्रोबेबिलिटी फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इन सब की प्रोबेबिलिटीज रिक्वायर्ड है। तो इसको हम डिकोड कर लेते हैं, इसको अलग से एक टेबल बना लेते हैं। ये x हो गया और ये px हो गया। ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी k है, x की वैल्यू अगर 1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2k है। 1 पे इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2k, और x अगर 2 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3k होगी, है ना। बाकी सबके लिए प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब इसमें हमें क्या रिलेशन है पता है, हमें पता होता है कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1। तो जितने भी ये प्रोबेबिलिटीज हैं इनका सम 1 के इक्वल होता है, तो इन सबको ऐड करके 1 के इक्वल रख दीजिए, तो k + 2k + 3k इज इक्वल टू 1, दैट इज 6k इज इक्वल टू 1,
तो k की वैल्यू 1/6 होगी। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर सेकंड पार्ट में p x इज लेस देन 2 पूछा है। तो x अगर 2 से कम होगा तो क्या हो सकता है? x अगर 2 से कम है तो 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो लेस देन 2 में दो केसेस आ जाएंगे, p0 एंड p1। तो p0 इज k एंड p1 इज 2k। तो ये 3k के इक्वल हो जाएगा। k की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1/6, तो ये 1/2 के इक्वल। फिर नेक्स्ट है p x इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसमें 2 भी इंक्लूडेड है, तो ये हो जाएगा p0 प्लस p1 प्लस p2। तो p0 की वैल्यू k है, p1 की वैल्यू 2k और p2 की वैल्यू 3k। तो ये 6k के इक्वल हो गया। k की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर p x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 या उससे ज्यादा। तो इसमें 2 इंक्लूडेड है और 2 से ज्यादा यानी कि 3, 4 एटसेट्रा, जो कि इसमें अवेलेबल ही नहीं है। तो p2 की वैल्यू तो हो गई 3k और बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी 0 है। इसमें k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1/6, तो इसका रिजल्ट आ गया 1/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। और बताइए बेटा, और कोई डाउट है तो? और किसी को कोई डाउट है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, या उससे पहले किसी को कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज मैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूं। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये नहीं करी है एक्सरसाइज तो इसको जरूर करिएगा और नेक्स्ट क्लास में फिर इसके डाउट्स पूछिएगा। मैं फिर आगे वाली एक्सरसाइज करा रहा हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझिए कि जो एक एक्सपेरिमेंट है उसको n टाइम्स रिपीट किया जाता है। एन एक्सपेरिमेंट इज डन n टाइम्स। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ईच ट्रायल, हर एक ट्रायल की जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसको p सपोज कर लीजिए। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ईच ट्रायल, वो q है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि p प्लस क्यू 1 के इक्वल है, यानी कि हम q से 1 माइनस p निकाल सकते हैं। ठीक है, तो p की वैल्यू से हम q निकाल सकते हैं। अब देखिए कि इसमें एक है बर्नौलीज ट्रायल्स, मतलब ये जो ट्रायल हम कर रहे हैं ये बर्नौलीज ट्रायल्स कब होंगे? तो इन ट्रायल्स में ऐसी क्या स्पेसिफिक चीज होगी कि इनको हम बर्नौलीज ट्रायल्स बोलेंगे? तो एक तो ये कि जो n है यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स वो फाइनाइट होना चाहिए। मतलब कितनी भी बड़ी इसकी वैल्यू हो सकती है लेकिन एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ट्रायल को इनफाइनाइट टाइम्स कर सकते हैं।
तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होना चाहिए। दूसरा, जो ट्रायल्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये जो ट्रायल्स हैं ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब एक का दूसरे से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। यानी कि हम जब प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे तो उनको प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हर एक ट्रायल की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड है, एवरी ट्रायल शुड बी अ सक्सेस और अ फेलियर। मतलब जब भी आप कोई ट्रायल करोगे तो या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, ड्रॉ वाला केस नहीं होगा। मतलब हम तभी बर्नौलीज ट्रायल्स को बोल सकते हैं जब ड्रॉ का कोई केस उसमें नहीं होगा, मतलब या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। तो ये प्रॉपर्टीज अगर इसके अंदर होंगी तो हम इनको बोलेंगे बर्नौलीज ट्रायल्स। और लास्ट एक पॉइंट है इसमें कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जो पहला ट्रायल है उसमें जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी, दूसरे ट्रायल में भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल शुड बी सेम। इसका मतलब है कि जो पहला ट्रायल है उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, दूसरे ट्रायल के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तीसरे ट्रायल की प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी को हम P अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो कभी नहीं बदलेगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी कभी नहीं बदलेगा। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, इसमें निकालते हैं हम PR। PR का मतलब हो गया, ये पूरा जो एक्सरसाइज है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। PR का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेसेस इन N ट्रायल्स। तो ये जो N ट्रायल्स होंगे इसमें R सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो R सक्सेस का मतलब ये जो P है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये R टाइम्स होगा। लेकिन हम ट्रायल्स तो N कर रहे हैं, तो अगर R उसमें सक्सेस होंगी तो बाकी जो बचेंगे वो फेलियर्स होंगे। जैसे अगर आप 10 ट्रायल करते हो उसमें से 3 बार सक्सेसफुल होते हो तो 7 बार फेलियर आपको मिलेगा। तो अगर जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसको आप R टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, मतलब जो सक्सेस है वो आपको R टाइम्स मिलती है, तो बाकी ट्रायल्स में आपको फेलियर मिलेगा। यानी कि Q कितने टाइम्स होगा, N माइनस R टाइम्स। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में आपको सक्सेस मिले, पहले सक्सेस मिले फिर फेलियर मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक सक्सेस एक फेलियर हो, या 3 सक्सेस फिर उसके बाद 2 फेलियर फिर 3 सक्सेस, मतलब कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो इसके कई सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, है ना। तो जैसे अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव का, उसी तरह से हम इसको अरेंज करेंगे। तो ये टोटल जितने हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल कितने ट्रायल्स हैं, N ट्रायल्स हैं, तो N से फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर रिपीटिशन जितनी बार हो रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। जैसे ये जो P है ये R टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो R फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। जो Q है वो N माइनस R टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको N माइनस R फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये P जो है वो R टाइम्स है, ये हो गया P रेज पर R। ये जो Q है ये N माइनस R टाइम्स है, ये N माइनस R हो गया। और ये जो फॉर्मूला है ये NCR का फॉर्मूला होता है, तो ये NCR हो गया। ठीक है, तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें R सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा PR इज इक्वल टू NCR, P रेज पर R, Q रेज पर N माइनस R। ठीक है, R क्या चीज है, R इज नंबर ऑफ सक्सेसेस, कि आप कितनी बार सक्सेस चाहते हैं। अगर आप किसी इवेंट को 10 बार करते हैं तो अगर आपको उसमें 7 बार सक्सेस चाहिए तो R की वैल्यू 7 हो जाएगी।
तो एक फॉर्मूले को समझना है बस, ये सबसे आसान एक्सरसाइज है, इसमें बस आपको इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके और प्रोबेबिलिटीज निकालनी। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए बेटा, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। A fair coin is tossed 10 times. तो जो कॉइन है उसको 10 टाइम्स टॉस किया जाता है। तो देखिए जो n है वो 10 हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इज फाइनाइट। अब जब आप कॉइन को 10 बार उछालोगे तो पहला जो कॉइन का रिजल्ट होगा वो दूसरे कॉइन, जब दूसरी बार उसको टॉस करोगे तो दूसरे टॉस के रिजल्ट को अफेक्ट नहीं कर सकता। जो तीसरा टॉस करोगे वो पहले और दो से अफेक्टेड नहीं होगा। इसी तरह से जो चौथा टॉस होगा वो पहले के 3 से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं होगा, यानी कि जो ट्रायल्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जब भी आप कॉइन को उछालोगे तो वो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो टॉस आप करो और कॉइन जो है वो खड़ा हो जाए, तो बिल्कुल ना के बराबर उसके चांसेस हैं। तो इस वजह से एवरेज ये जो हर एक ट्रायल है या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये भी प्रॉब्लम हो गया इस पे। और हर एक ट्रायल में जो भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, अगर आप सक्सेस को हेड चाहते हैं कि भाई हेड सक्सेस है, तो हर बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो ट्रायल है कॉइन को 10 बार उछाल रहे हैं, वो इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो ट्रायल्स हैं ये बर्नौलीज ट्रायल्स है, और इसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो कॉइन को 10 बार उछाला जा रहा है और प्रोबेबिलिटी पूछी है एग्जैक्टली 6 हेड्स, एग्जैक्टली 6 हेड्स। तो सक्सेस इसमें क्या है? सक्सेस इसमें हेड आना है। वो सक्सेस आपको कितनी बार चाहिए? 6 टाइम्स चाहिए। तो ये आर की वैल्यू है। तो सक्सेस मतलब गेटिंग अ हेड इन ईच ट्रायल, और वो कितने टाइम्स आपको चाहिए? 6 टाइम्स। तो इसका मतलब आर की वैल्यू 6 हो गई। तो इसके लिए आपको P6 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया P6, यानी कि R6 हो गया। फिर इसके सेकंड पार्ट में पूछा है एटलीस्ट 6 हेड्स, एटलीस्ट 6 हेड्स। कम से कम 6 हेड्स होने चाहिए, यानी कि सक्सेस कम से कम 6 बार होना चाहिए, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब हो गया कि 6 या उससे ज्यादा, यानी कि P6 प्लस P7 प्लस P8 प्लस P9 प्लस P10 रिक्वायर्ड है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें हर एक R के लिए लगाना पड़ेगा, 6 के लिए अलग, 7 के लिए अलग, फिर 8 के लिए, फिर 9 के लिए, फिर 10 के लिए। और थर्ड पार्ट में पूछा गया है एट मोस्ट 6 हेड्स, एट मोस्ट 6 हेड्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 हेड्स होने चाहिए। तो 6 या उससे कम, x इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो इसका मतलब हो गया P0 से लेके P6 तक। ठीक है, आप इसको एक और तरह से निकाल सकते हैं। 1 में से जो बचे हुए इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर सकते हैं, जैसे P7, P8, P9 और P10। तो क्योंकि ऊपर वाले केस में हम इनकी वैल्यूज तो निकालेंगे, तो इन्हीं को यूज करके हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए जो जो टर्म्स है उनको समझते हैं। तो इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल बाइनोमियल जैसा है।
जैसे हम इस पे सबसे पहले n को डिसाइड करते हैं, n कितना है, तो कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, तो n 10 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, तो p हो गया गेटिंग हेड्स इन ईच टॉस। तो जो p है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है एक ट्रायल की, तो एक ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, इसलिए q हो जाएगा 1 माइनस p, दैट इज 1 माइनस 1/2, ये भी 1/2 के इक्वल आता है। बस हमें n और p की वैल्यू चाहिए होती है, q की वैल्यू तो ऑलरेडी p से निकल जाएगा। तो अब हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है p6, तो p6 का फॉर्मूला लगाइए इसमें, NCR p रेज पर r q रेज पर n माइनस r। तो NCR मतलब n की वैल्यू तो 10 हो गया, CR 6, p की वैल्यू 1/2 6, और ये 1/2 10 माइनस 6, तो हो जाएगा 10C6 1/2 रेज पर 6, और ये 1/2 रेज पर 4, तो 10C6 इंटू 1/2 रेज पर 10, 10C6 की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो 10C6 हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 6 4 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 4 हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 फैक्टोरियल, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, और 3 3 जा 9, तो 37 जा 210, तो इसकी वैल्यू हो गई 210, और 2 रेज पर 10 हो गया 1024, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 105, और ये हो जाएगा 512, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 105/512। अब जैसे मैंने आपको ये P6 निकाल के बताया है, वैसे ही इस वाले केस में आपको P6 निकालना है, फिर P7 निकालना है, फिर P8 P9 P10, इन सबको ऐड कर देंगे, इसका रिजल्ट आ जाएगा। और जो P7 P8 P9 P10 निकाला हुआ है उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप इसके रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हो, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 31 है, बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करिएगा। तो इस पूरी एक्सरसाइज में आपको बस यही करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन को समझ के एनपी और आर की वैल्यू फिट करनी। और कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा और उसमें जिस जिसकी वैल्यू पूछूंगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसकी वैल्यू बताइएगा बेटा, और बोलिएगा। एग्जाम्पल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। Find the probability of getting 5 exactly twice in 7 throws of a die. ठीक है, तो इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इसमें n की वैल्यू क्या होगी, n क्या है, सक्सेस क्या है, सक्सेस को डिफाइन करोगे तो आपको p मिलेगा, p का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, इन ईच ट्रायल। तो जब आप सक्सेस को डिफाइन करोगे कि आपको चाहिए क्या, तब आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे एक ट्रायल के अंदर। और फिर आपको किसकी वैल्यू पता करनी है, मतलब r कितना है, ये जो r है
ये कितना होगा? तो क्वेश्चन को पढ़ के इन सबका आंसर बताइए बेटा। n की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज n? 7 बताओ बेटा n कितना होगा इसमें? सर सर 7 7 7 थ्रोज, तो n 7 हो गया। और सक्सेस क्या है? 5 आप जब डाई को थ्रो कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए? 5 5। सक्सेस है गेटिंग 5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो एक ट्रायल में। अगर आप डाई को एक बार उछालते हो तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डाई सर को उछालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? सर एक बार आपका सक्सेस है 5 आना, गेटिंग 5। तो अगर आपको 5 चाहिए तो एक ट्रायल में अगर आपको 5 चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डाई को थ्रो करने पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? भाई ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, आप हमेशा हर एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन करते हैं। आप डाई को थ्रो कर रहे हो और 5 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहे हो। सर 5/1 भाई डाई के ऊपर क्या आ सकता है? डाई के ऊपर इसका मतलब है कि आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रहे हो घर पे। एक डाई को उछालने के ये नंबर होता है तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर 1 1 आउट ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होती है ये। सर 1/6 1/6 सर। तो ये P हो जाएगा 1/6। अगर P 1/6 हो गया तो Q की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। Q कितना हो जाएगा? Q की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस P, दैट इज 1 माइनस 1/6। तो Q हो जाएगा 5/6। ठीक है, अब आपको सक्सेस कितनी बार चाहिए? क्वेश्चन को पढ़ के बताइए कि आपको जो सक्सेस है वो कितनी बार रिक्वायर्ड है। 7 थ्रो में से कितनी बार आप सक्सेस चाहते हैं? सर 2 बार। 2 बार। तो यानी कि आपको P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बस इस पे PR का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो PR हो जाएगा NCR इंटू P रेज पर R इंटू Q रेज पर N माइनस R। और P2 कैलकुलेट करना है तो R की वैल्यू इसमें 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। N हो गया 7 C2, P इज 1/6, R की वैल्यू 2 हो गई, Q हो गया 5/6 और ये N माइनस R यानी कि 7 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 7C2 इंटू 1/6 स्क्वायर इंटू 5/6 रेज पर 5। अगर इसको कैलकुलेट कर सकता है तो कैलकुलेट कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे भी इसको छोड़ सकता है। ठीक है, तो ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। 7C2 का मतलब 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 1/6 स्क्वायर 36, 5 रेज पर 5 आप मल्टीप्लाई करके लिख दोगे कितना हो जाएगा? 3125 और 6 रेज पर 5, 6 रेज पर 5 इज 256 इंटू 6। 6 मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ से ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया इंटू 5 फैक्टोरियल, 1/36 इंटू 3125 डिवाइड बाय 256 इंटू 6। तो ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए तो P2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके सर। तो ये बड़ी आसान एक्सरसाइज है, बस इस फॉर्मूले का यूज है। आप एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज। तो अब आपका होमवर्क है, आपको एक्सरसाइज 13.5 करनी है और मिसलेनियस करना है। मिसलेनियस 13 विद एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट क्लास में आप ये सब करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा।